नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जहाँ पे 2 या 4 लोग अगर सेम आइडियोलॉजी के हों, सेम थिंकिंग के हों, जिनके विचार एक दूसरे से मिलते हों, तो वो कहीं ना कहीं मिला के एक स्कूल फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक साथ होते हैं और वो अपनी बात को एक पर्टिकुलर स्कूल में ला सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनके सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स मिलते जुलते हो और कुछ पॉइंट्स में कॉन्ट्ररी हो, तब भी वो सेम स्कूल के अंदर फॉल कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे हॉल्ट वर्सेस ऑस्टिन के चीज़ में। स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल स्कूल के बारे में। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज के साथ स्टार्ट करना, एनालिसिस के साथ स्टार्ट करना। एनालिसिस किस चीज़ का? प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के प्रिंसिपल्स का आपको एनालाइज करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और लॉ को यहाँ क्या कहा गया है? लॉ सबसे लॉजिकल चीज़ है, लॉ एक सबसे साइंटिफिक चीज़ है, और लॉ जिसको हमें एनालाइज करने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे एनालिटिकल स्कूल में सिंपली बात करी जा रही है कमांड ऑफ सॉवरेन की। सॉवरेन की कमांड मतलब कि स्टेट की कमांड, स्टेट मेड लॉज की बात चल रही है कि वो ही प्रिवेल करेंगे, और अगर वो प्रिवेल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, आपको पनिश किया जाएगा उसको फॉलो ना करने के लिए। एनालिटिकल स्कूल को साथ साथ में पॉजिटिव स्कूल भी कहा जाता है और इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। पॉजिटिव स्कूल का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सिर्फ सरकार के बनाए, सरकार इन द सेंस मैन मेड रूल्स की ही बात चल रही है। ये टोटली नेचुरल स्कूल के खिलाफ है, नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के टोटली खिलाफ है। मैन मेड रूल्स को हम कहते हैं पॉजिटिव लॉ, विच मीन्स पॉजिटिव लॉजिकल्स टू मैन मेड लॉ। पर एनालिटिकल स्कूल में पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ पे भी मैन मेड लॉज में सबसे ज़्यादा बात करते हैं सोवरेन यानी कि स्टेट की। दो चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए, पहले होती है लॉ एज इट इज़ और दूसरा हाउ इट ऑट टू बी, यानी कि सबसे पहला लॉ धरातल पे यानी कि प्रेजेंट टाइम में कैसी है, पहली चीज। दूसरी, आप लॉ को कैसा चाहते हो कि वो आपके समाज में हो। सेकंड वाली जो बात थी वो फोकस करता है नेचुरल स्कूल कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए, हमें कैसा लॉ चाहिए। पर एनालिटिकल स्कूल बात करता है लॉ एज इट इज, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो लॉ है हमारी उसके ऊपर बात करता है, उसके ऊपर मैन मेड लॉ बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव स्कूल। सेकंड इज इम्पेरेटिव स्कूल, मतलब इसी का दूसरा नाम। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कमांड करना, रिकमेंड करना, या फिर पूरी तरीके से कमांड देना कि आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। इम्पेरेटिव थॉट्स हैं ये स्टेट के, जहाँ पे क्या बोलता है स्टेट, कमांड करता है सोवरेन की, जो कि स्टेट में लॉ हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन या कोई भी स्ट्रक्चर स्टैट्यूट्स हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ विदाउट एथिक्स और मॉरल, सिंपली बात करी गई है यहाँ पे कि इंटरप्रिटेशन जो लॉ का होगा वो किसी भी एथिक्स और मॉरल को ध्यान में रखकर नहीं होगा, यानी कि कस्टम यहाँ पे टोटली इग्नोर कर दिए हैं, मोरल टोटली इग्नोर कर दिए हैं। सारे के सारे जो पावर है वो स्टेट के हाथ में आ जाता है। यहाँ पे कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं इन जर्नल पर्सनल में, पर हम डिफरेंट स्कॉलर्स को भी यहाँ रीड करने वाले हैं, जूरिस्ट को रीड करने वाले हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा डिफर लगेंगे लास्ट में जाते जाते। पर जो मेन एसेंस है एनालिटिकल स्कूल का वो हमारा ऑस्टिन से ही रिलेटेड है, ऑस्टिन एंड बेंथम से। पहला है कि लॉ जो है कमांड है सोवरेन का, जो कि सभी लोगों को ओबे करना चाहिए, अगर आप ओबे नहीं करते हो तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यह कोर आइडिया है जॉन ऑस्टिन का, और इसे ही एनालिटिकल स्कूल से इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं। साथ में मॉरल रूल्स जो अभी हमने देखा इंपेरेटिव सोसाइटी की वजह से पूरी तरीके से सेपरेट कर दिए गए हैं फ्रॉम द लीगल रूल्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लीगल रूल्स को उन्होंने मान्यता दी है और मॉरल रूल्स को उन्होंने कौड़ियों के भाव फेंक दिया, उनको तवज्जो ही नहीं दिया। साथ में यह रिटर्न पॉजिटिव लॉज पे फोकस करता है, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उन्हें लिखा होना चाहिए, सो दैट आगे जाके वेग या फिर क्लैशेस ना हो बाकी सिस्टम के अंदर, जिसके लिए कहते हैं स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस होने चाहिए। और डिवाइन लॉ जो बात करता है डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो वो ना रिटर्न नहीं है, वो जर्नल प्रिंसिपल्स हैं जो कहीं पे आपको ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, जो कि अलग अलग कंट्री में अपने अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के साथ होंगे। नेचुरल लॉ कभी भी ऐसा नहीं है कि कोडिफाइड फॉर्म में आपको मिल सके, पर ये जर्नल प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ के, जो आपको हर कंट्री के अंदर डिफरेंट या थोड़े से स्लाइड डिफरेंस के साथ देखने को मिलेंगे। इसीलिए बात करता है कि ये रिटर्न नेचर में होने चाहिए एनालिटिकल स्कूल के अंदर।
साथ में ये साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच भी रखता है वाइल एनालाइजिंग, डिफाइनिंग या फिर क्लासिफिकेशन जब होता है लीगल टर्म्स का, तो ये दिमाग में रखता है इन सारी अप्रोचेस को। साथ में इन्होंने एम्फेसाइज नहीं किया है कोर्ट्स एंड लीगल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये ज़्यादा पावर देना चाहते हैं स्टैट्यूट्स को, गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को, कि वो रूल्स बनाएं और लोगों को वो रूल्स को ओबे करना पड़ेगा। साथ ही साथ में टोटली अगेंस्ट में है ये जुडिशियल सिस्टम। अगर कोई प्रेसिडेंट बनाता है किसी केस के ऊपर तो ये उसको एज अ लॉ डिक्लेयर नहीं करते हैं। और जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ लिख सकते हैं, जो कि आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे दिखाएगा, बिकॉज पॉजिटिव, प्रो एंड कॉन्स दोनों लिखने चाहिए आपको। अगर आपका एक सिंपली क्वेश्चन आता है कि एनालिटिकल स्कूल क्या है आपका, तो आप कंट्रीब्यूशन में क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ये क्लैरिटी देता है, बिकॉज यहाँ पे रिटन फॉर्म होती है, कोडिफाइड होता है, तो राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन और सोवरेनिटी क्या होती है, इन चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फोकस में रखता है। लीगल सर्टेनिटी को दूर करता है, मतलब अनसर्टेनिटी को दूर करता है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर सामने रखता है। हेल्प करता है कोडिफाई करने के लिए लॉस को, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी लॉजिकल मेथड होती है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि जैसे बात करी कि जो सॉवरेन है यानी कि जो स्टेट है वो बनाएगी स्टैट्यूट्स, रूल्स, रेगुलेशन, और उसको इंटरप्रिटेशन काम करना भी स्टेट का ही है, ना कि जुडिशरी का, इनके पर्सपेक्टिव से। साथ में कुछ थिंकर्स की बात करें तो जॉन ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम, कैल्सन और HLA हार्ट भी है। और इसके जो क्रिटिसिज्म होंगे आप ना देखते हुए चलना, मेजर सबके सेम ही हैं, पर एक इनसाइट के लिए बता दूं, दो मेन चीज़ें, मॉरल कस्टम्स को टोटली इग्नोर किया है और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को भी टोटली इग्नोर किया है हर किसी में। ऑल्दो बेंथम हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, पर PYQs में बहुत बार बेंथम के बारे में जिक्र मिलता है, तो उसके बारे में पढ़ लेना हमारा ज़रूरी होता है काम। सबसे पहले जो एनालिटिकल स्कूल का प्रोपाउंडर है, प्रोपाउंडर का मतलब होता है फाउंडर, जिसने सबसे पहले इसको स्टैब्लिश किया था। सबसे पहला इंसान बेंथम था। जॉन ऑस्टिन के साथ इसको कंफ्यूजन में मत रखना, जॉन ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल को पॉपुलराइज किया था। साथ में दो तरीके के लॉ हैं जो अभी हमने पढ़ के आए, एक तो सेंसोरियल जूरिस्ट होते हैं, एक होते हैं एक्सपोर्टेनियल जूरिस्ट, जिसमें लॉ एज इट इज की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बात कर रहे हैं एनालिटिकल स्कूल की, और लॉ इट आउट टू बी, जैसा वो होना चाहिए, वो कैसा चाहते हैं, ये हमारा नेचुरल स्कूल बात करता है मेजरली इसके बारे में। एक्सपोजिशनल जूरिस्ट कहते हैं इनको, या फिर इनका ये वाला मत होता है, ये इसके ऊपर काम करते हैं। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। नाउ अब देखते हैं सबसे पहले साइंटिफिक डेफिनेशन कि एक कमांड ऑफ द सॉवरन बैक्ड बाय द सैंक्शंस। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा एप्ट है। 2-3 बार रीड करोगे तो आप समझ जाओगे कि इसके ऊपर इन्होंने पूरी थ्योरी बेस की हुई है अपनी, कि क्या है ये एक कमांड है, किसकी? सोवरेन की। सोवरेन मतलब कि स्टेट क्या कमांड दे रहा है उसको आपको फॉलो करना है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। सिंपली भाषा में बात करूं कि आपका कोई एक्ट बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया है, उसमें बोला गया कि आप ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करोगे, पर अगर आप कर लेते हो तो क्या होता है, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाती है। वैसे ही कुछ कुछ कहता है एनालिटिकल स्कूल, पर यह कहता है कि ये हर केस में होना चाहिए, पर ये अगर आप देखा जाए तो इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती है हर केस के अंदर। साथ में इसके कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी कहता है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज्यादा प्रमोशन देता है, और साथ में जो इंडिविजुअल राइट होते हैं, यानी कि खुद के निजी जो राइट्स होते हैं उसको कोई हैम्पर नहीं कर सकता, बिकॉज आप अपने आप में सबसे सुपीरियर हो आपके लिए। सो इंडिविजुअल राइट्स सबसे ऊपर रखे गए हैं, इसको ही कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी कहा गया है। साथ में एक और नाम दिया गया है विच इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटरिज्म। साथ में एक और चीज का थ्योरी इन्होंने दिया है विच इज थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। इन दोनों चीजों को आप आपस में इंटरलिंक करके लिख सकते हो, बिकॉज जहाँ पे इंडिविजुअल हैप्पीनेस की बात करी है और इंडिविजुअल प्लेजर की बात करी है, यहाँ पे साथ में इंडिविजुअल पेन की बात करी है। अभी बात करी कि इंडिविजुअल सोसाइटी के लोग जो हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी है, मतलब कि इनके ऊपर फोकस करती है इनकी सोसाइटी, ये इनकी सोसाइटी, ये अपनी सोसाइटी में खुश हैं या नहीं हैं। अब एज ऑफ होल अगर ये सारे लोग खुश हैं तो विच मीन्स देयर इज अ प्लेजर। अगर इनमें से ज़्यादातर लोग दुखी हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पेन है। पेन किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द एक्शन बाय द स्टेट। तो इसने थ्योरी में क्या कहा, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर की में,
नीचे लिखी हुई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उनकी हैप्पीनेस जो होती है उसको हम प्लेजर कहेंगे, जितने लोग अनहैप्पी होंगे हम उसे एज अ पेन कहेंगे। पेन का यहाँ पे सिंपल मतलब हो सकता है या तो वो किसी से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का लॉस हो गया है, या उन्हें किसी टाइप की पनिशमेंट मिली है। साथ में जो बात कर रहे थे कि स्टेट को ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, ऐसे लॉ बनाने चाहिए जो प्रमोट करे प्लेजर्स, यानी कि लोगों के अंदर वेलफेयर, कि वाओ ये भी अच्छा है, वाओ पानी भी अच्छा है, हवा भी अच्छी है, वाओ मज़ा आ रहा है। साथ में क्या करे, रिड्यूस करे पेन को। पेन को क्या रिड्यूस करना है, जैसे कि उनके ऊपर कोई हार्म है, कोई सैंक्शंस हैं कि हवा साफ होनी चाहिए यार, उससे क्या हो रहा है, हमें हार्म हो रहा है तो हमें पेन हो रहा है। तो ये थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर सपोर्ट करती है हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को। तो सिंपली अगर बैंथम कभी भी आ जाता है तो आपको 2 या 3 चीज़ें लिखनी होंगी उसमें, उसके कॉन्सेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर, साथ में उसका कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स या फिर यूटिलिटी की बात कर लें, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की बात कर लें। साथ में लॉ एज इट इज के ऊपर फोकस करता है, सेंसोरियल इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस करता है। बात करते हैं हम जॉन ऑस्टिन की। ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा आ चुका है तो इसको आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये इंसान ब्रिटिश था जो कि 1790 में जन्म लेता है, इंग्लिश जूरिस्ट था। इसको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है या फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। अब इससे कंफ्यूजन मत होना, इससे पहले जो बैंथम पढ़ा था वो प्रोपाउंडर था, वो फाउंडर था हमारा एनालिटिकल स्कूल का, पर फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है जॉन ऑस्टिन को। ये साथ में प्रोफेसर भी रहा था, इसने आर्मी में भी सर्व किया था। लंदन में जाके इसने 6 लेक्चर दिए थे जिसको इसने एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम था द प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड्स। तो इस बुक की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, इसकी वजह से ये एनालिटिकल स्कूल का जो थॉट था ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। सो ये वाली बुक का अगर आप जिक्र करना चाहते हो तो कर सकते हो, द प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। साथ में अगली कॉन्सेप्ट है ऑस्टिन की लॉ को लेकर के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा ये इम्पेरेटिव है, ये पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ मतलब कि ये है मैन मेड लॉ, ठीक है। तो मैन मेड लॉ में क्या बोल सकते हैं हम, लॉ पर्पसली सो कॉल्ड एंड लॉ पर्पसली इनपर्पसली सो कॉल्ड। सबसे पहला लॉ जहाँ पे सही में वो लॉ है, और एक वो लॉ जहाँ पे वो होना हो कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लॉ सोसाइटी के पर्पज से देखा जा सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या सीन है, फ्रिक्शन का क्या सीन है, इन्हें क्यों लॉ कहा गया है। तो यहाँ पे जो ये लॉ शब्द है ये इम्प्रॉपरली यूज किया गया है, कोई जिक्र नहीं है इसका, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। साथ में एक प्रॉपरली यूज, अब जो आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो लॉ शब्द को वो 2 तरीके का है, जो भी हमने डिस्कस किया मैन मेड लॉ, और दूसरा है मेड बाय गॉड विच इज नेचुरल स्कूल, मतलब नेचुरल स्कूल की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी एनालिटिकल स्कूल की बात है, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल ही हमारा बात करता है ह्यूमन लॉ के बारे में, मतलब कि मैन मेड लॉज के बारे में इंपेरेटिव लॉ बोल दें या पॉजिटिव लॉ बोल दें। साथ में जो ये ह्यूमन मेड लॉ हैं ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल सुपीरियर लोग जो हैं, यानी कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लॉ बना सकते हैं, और दूसरे वो जो उनसे अलग कोई भी इंसान है, जैसे कि हम लोग अपनी पंचायत में बना सकते हैं रूल्स। और जैसे कि उत्तराखंड में रूल्स बना दिए लोगों ने अपने गाँव में कि शादी के टाइम पे डीजे ना बजा करके ढोल नगाड़ों के साथ अपनी शादी ब्याह करें। तो ये क्या है, सेट बाय एनी अदर पर्सन विच इज नॉट इन अ पॉलिटिकल सुपीरियरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बात ये है कि यहाँ पे स्टेट के हेड की बात चल रही है, यहाँ पे स्टेट के हेड के अलावा सबकी बात चल रही है, तो ये लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। और जब ये बना रहे हैं तो विच मीन्स दे आर एनालिटिकल, ठीक है, उनको सोच समझ के बनाया जा रहा है बाय द पीपल, बाय द मैन मेड पर्पज। साथ में यहाँ पे लॉ को कहा गया है कमांड ऑफ सोवरेन। ये हर चीज में आपने देखा होगा, ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक नारा है, कमांड ऑफ द सोवरेन। अगर आप कमांड ऑफ द सोवरेन फॉलो नहीं करते हैं, पहले तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फॉलो करें, पर अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपका सैंक्शंस लगते हैं, आपके ऊपर पनिशमेंट्स लगते हैं। साथ में कमांड ऑफ द सोवरेन, जो के रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो कोडिफाइड होने चाहिए आपके। साथ में एक सेपरेशन होना चाहिए लॉ एंड मोरालिटी का, यानी कि लॉ एक अलग चीज है, मोरालिटी एक अलग चीज है। इनके नजरिए से मोरालिटी को हम इंटरवीन नहीं कर सकते लॉ के साथ में, लॉ जो होगा सबको एक नजरिए से देखेगा, पर मोरालिटी जो होगी वो अलग अलग डिफरेंट एरियाज में अलग अलग हो सकती है, बिकॉज अलग अलग एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी अलग सोचने की क्षमता होती है, कल्चरल बिलीफ अलग होते हैं,
थिंकिंग अलग होती है, तो लोगों के मॉरल्स भी अलग होते हैं। तो इन्होंने मॉरल्स को भाड़ में डाला है। इन्होंने बोला है कि रूल सबके लिए एक होगा, लॉ सबके लिए एक होगा, और जब रूल निकाल दिया गया एज अ कमांड ऑफ सोवरेन, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट और सैंक्शंस आएंगे आपके पीछे पीछे। अब ये वाला जो क्रिटिसिज्म है ये आप जॉन ऑस्टिन में भी लिख सकते हो, साथ में पेनेडिकल स्कूल वाले उसमें भी लिख सकते हो, बिकॉज मेजरली जॉन ऑस्टिन ही फादर है, तो मतलब कि इसके क्रिटिसिज्म ही स्कूल के क्रिटिसिज्म मान लिए जाएंगे। सबसे पहला कस्टम्स को इग्नोर कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कस्टमरी लॉज भी बनाए हुए हैं, जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पर यहाँ पे तो कस्टम्स को पूरा ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई ये तो होते ही नहीं है। जो होता है वो होता है स्टेट मेड लॉ, वो होता है मैन मेड लॉ, वो होता है पॉजिटिव लॉ, वो होता है एनालिटिकल लॉ, जो कि लॉजिकल रीजनिंग के बाद ही, साइंटिफिक रीजनिंग के बाद ही सोसाइटी में आना चाहिए। साथ में जो मैंने आपको बताया था दूसरा कि जज मेड लॉ जो होते हैं वो भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दिए गए। अगर कोई इंटरप्रिटेशन के दौरान जज किसी तरीके के रूल्स निकालता है, कोई टेस्ट निकालता है, उसको बिल्कुल ही इनवैलिडेट कर दिया गया है यहाँ पे। साथ में अनरिटन लॉज को इंक्लूड ही नहीं किया है इन्होंने, जैसे कि टॉर्ट्स हमारा अनरिटन लॉ है, जुरिस्प्रूडेंस हमारा अनरिटन लॉ है अभी के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। जो उस टाइम पे अनरिटन रूल्स थे उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये खुद कोडिफाइड वाले थे। साथ में वॉल्क्विस्ट जो होते हैं, यानी कि वॉल्क मतलब कि पीपल, विस्ट मतलब कि विल, यानी कि पीपल की विल जो है, विल ऑफ पीपल जो है, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और सिर्फ विल ऑफ स्टेट की बात करी है, विल ऑफ सोवरेन की बात करी है। लॉ कन्फरिंग प्रिविलेजेस, यानी कि जो लॉ प्रिविलेजेस दे रहे हैं किसी इंसान को सोसाइटी के अंदर, उनको पूरी तरीके से कन्फर कर दिया गया है। उनकी जगह पे क्या है, अब वहां पे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि अगर आपने बुरा किया, अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे आप, ठीक है। तो इन्होंने प्रिविलेजेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया कि आपने अच्छा काम किया तो प्रिविलेजेस वाला सीन हटा दिया, साथ में सैंक्शंस लगा दिए। पर ऐसा भी होता है कुछ कुछ लोगों के पास में सैंक्शन से नहीं डरते, वो डरते हैं किसी और चीज़ से, जैसे कि यार पैसा नहीं है, नहीं तो मैं लूट लेता, मैं गन ले लेता, लूटने चला जाता। कुछ लोग के अंदर इनर कॉन्साइंस मना करती है, यार नहीं यार लूटना पूटना गलत होता है, भले ही रूखी सूखी रोटी खा लूंगा पर हराम की नहीं खाऊंगा। तो क्या यहाँ पे सैंक्शंस हर जगह है ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ जगह पे इन कॉन्शियंस भी रोक लेती है आपको, कुछ और फैक्टर्स भी आपको रोक लेते हैं। तो ये भी इन्होंने इग्नोर कर दिया, जो कि इनका क्रिटिसिज्म है। ये मॉडर्न वेलफेयर के लिए सूटेबल नहीं है बिल्कुल भी। साथ में ये फेल करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पे सारे की सारी पावर दी हुई है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर को। साथ में जो सोवरेन है, ये एब्सोल्यूट बना रहा है एक ऑर्गन को, डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी के अंदर एक एब्सोल्यूट पावर किसी एक ऑर्गन को देना इज नॉट गुड। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से कहीं ना कहीं बाहर निकाल लेगा आपको। अनदर जूरिस्ट वी हैव इज हैंस केल्सन, जो कि बॉर्न हुआ था 1881 में ऑस्ट्रिया में, पढ़ने चला गया जर्मनी में, साथ में प्रोफेसर भी रहा काफी अरसे तक। साथ में एक और इसकी थ्योरी को नाम दिया जा सकता है, थॉट्स को नाम दिया जा सकता है, विच इज वियना स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स। अगर कोई क्वेश्चन आता है वियना स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स, यानी कि हैंस केल्सन की बात हो रही है। अब ये बात क्या करता है कि लॉ की, लॉ जो है एक साइंटिफिक चीज है, लॉ एक प्योर है, लॉ को फ्री रखना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिक्स, मोरालिटी, सोशियोलॉजी एंड रिलीजन। क्यों? क्योंकि ये फोकस करता है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ एक प्योर सब्जेक्ट है जिसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ एक सोशियोलॉजी नहीं हो सकती, लॉ एक साइंस नहीं हो सकती, लॉ एक रिलीजन नहीं हो सकती, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, मोरालिटी, साइकोलॉजी, किसी के साथ लॉ फिट नहीं बैठ सकती, क्योंकि लॉ तो सिर्फ लॉ है। प्योर थ्योरी की बात कर रहा है यहाँ पे। साथ में नॉर्मेटिव साइंस की बात कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बोल रहा है कि लॉ जो है एक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, एक नॉर्मेटिव साइंस है, ये एक चीज जो आप सभी को फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज ये एक सेट ऑफ नॉर्म्स जो कि स्टेट ने बनाए हुए हैं, जो कि मैन मेड हैं, विच इज नॉट अ नेचुरल साइंस, ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। साथ में ये एक डायनामिक थ्योरी देते हैं लॉ की, कि लॉ जो है चेंज होता रहता है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत होती है, न्यू स्टैट्यूट्स होते हैं, जुडिशियल डिसीजन होते हैं, एग्जीक्यूटिव रूल्स होते हैं। ओनली मैटर क्या करता है इन सब के बाद भी, वो जो इन सब का बेस है, बेस क्या है इन सब का, नॉर्म्स हैं, जो कि आखिर में जाकर के सिर्फ और सिर्फ मैटर करते हैं। फोकस करती है कि आगे और कैसे होगा, ये करना क्या चाहता है, नॉर्म्स क्या करने चाहते हैं, सेट ऑफ नॉर्म्स आखिर मतलब है किस चीज के लिए, रीजनिंग क्या है। अब एक क्वेश्चन आता है ऑस्टिन और केल्सन के डिफरेंशिएशन का, कि भाई ये आखिर बात करना क्या चाहते हैं।
जहाँ पे ऑस्टिन बोलता है लॉ को कमांड, ऑस्टिन क्या बोलता है, लॉ को एक कमांड बोलता है, साथ में कमांड फॉलो नहीं होती है तो उसको पनिशमेंट बोलता है, ठीक है। वहाँ पे केल्सन और ऑस्टिन का डिफरेंशिएशन बताना है हमको। सबसे पहला, वो लॉ को कमांड नहीं बोलता केल्सन, लॉ को वो नॉर्म बोलता है कि ये नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक। दूसरा जो बेस बताता है इसको कि हमारे जो लॉ है उसका बेस कहाँ से मिल रहा है, ऑस्टिन सॉवरेन को बताता है यानी कि स्टेट को बताता है, पर केल्सन जो है वो गैरामाउंट को बताता है, ग्राउंड नॉर्म को बताता है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सेकेंड, इसका फोकस किस चीज के ऊपर होता है, ऑस्टिन फोकस करता है सैंक्शंस का, कि सैंक्शंस होने चाहिए। अगर आप वो कमांड फॉलो नहीं करते हो जो कि बेस करता है सोवरेनिटी के ऊपर, तो आपको सैंक्शंस देने पड़ेंगे, पर ये हमारा नॉर्म स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है। सो केल्सन क्या बोलता है, केल्सन बोलता है कि लॉ यानी कि जो नॉर्म्स हैं वो एक ग्राउंड नॉर्म के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि एक सुपीरियर लॉ के ऊपर बेस करते हैं, ना कि किसी सोवरेन के ऊपर। साथ में ये चाहते क्या हैं, ये नॉर्म स्ट्रक्चर को बचाए रखना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्योर लीगल थ्योरी, और इसको कहते हैं हम मिक्स विद पॉलिटिक्स। मतलब कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फीचर आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरवेंशन है हमारा लेजिस्लेचर का, पर यहाँ लेजिस्लेचर का है पर उसका काम जो लिमिटेड कर देता है वो है ग्राउंड नॉर्म। अब देखते हैं ग्राउंड नॉर्म क्या है। ग्राउंड नॉर्म समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा हायरार्की ऑफ नॉर्म्स की बात चल रही है कि लाइक कौन सा नॉर्म किस लेवल के बाद आने वाला है। ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी कि टॉप ऑफ दी किसी भी कंट्री के क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन टॉप मोस्ट टायर में। उसके बाद क्या, कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देगा, पावर देगा लेजिस्लेचर को, पावर देगा डेलीगेट्स को, पावर देगा लेजिस्लेशन के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को पावर देगा, कोर्ट्स को पावर देगा क्या करने की, किसी लॉ को बनाने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की। बेसिकली बात क्या चल रही है, जो भी सारे सब पार्ट्स हैं यानी कि जो पिरामिड के नीचे वाली चीजें हैं वो अपनी पावर सोर्स कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं फ्रॉम द टॉप टायर, और जो टॉप मोस्ट पे है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर गवर्न कर रहे हैं ना नीचे वाले सारे ऑर्गन, या फिर जो भी नीचे खड़ा है वो अपनी पावर गवर्न कर रहा है फ्रॉम दी ग्राउंड नॉर्म, विच मीन्स बेसिक नॉर्म है जो कि टॉप मोस्ट ऊपर होगा पिरामिड के, जहां से बाकी सब लोग अपनी अपनी पावर गवर्न कर रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, जहां पे ऑस्टिन बोल रहा था कि जो पावर अपनी सोर्स ले रहा है वो ले रहा है फ्रॉम दी सोवरेन, विच मीन्स स्टेट, स्टेट से अपनी पावर ले रहा है। वहां पे केल्सन बोल रहा है कि वो स्टेट से नहीं ले रहा मेरे भाई, वो ले रहा है ग्राउंड नॉर्म से। ग्राउंड नॉर्म मतलब कि वो बेसिक नॉर्म्स जो कि सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की में प्रेजेंट है नॉर्म्स के, जो कि सबको पावर दे रहा है अपने काम करने के लिए। साथ में विदाउट ग्राउंड नॉर्म सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि आप एग्जांपल लेके समझो कि इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन तबाह कर दिया जाए तो नीचे जितने भी चीज़ें हैं, जितना भी सिस्टम है पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम पूरी तरीके से देश को खिंड भिंड कर देगा उस टाइम पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना चाहिए सभी लोगों को, सो दैट सब लोग जो एक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं वो अच्छे से और शांति से रह सकें। पर इसमें भी कुछ चीज़ें दिक्कत में आई, और एक चीज ध्यान में रखना, जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात हो, ये किसी देश के अंदर पार्लियामेंट की भी बात हो सकती है, किसी देश के अंदर डिक्टेटर की भी बात हो सकती है, जो कि ग्रैंड नॉर्म होगा, जो कि सबसे सुपीरियर होगा, बेसिक नॉर्म होगा, जो टॉप मोस्ट टायर पे खड़ा होगा पिरामिड के, जिससे लोग अपनी पावर गवर्न कर रहे होंगे। जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो या अनरिटर्न हो। अब यही बात डिस्कस कर लेते हैं उनके क्रिटिसिज्म में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आइडिया जो है आपका बहुत ही ज़्यादा वेग है, ये बहुत ज़्यादा धुंधला है, क्योंकि कस्टम्स यहाँ इग्नोर कर दिया आप लोगों ने, फिर से कस्टम्स नहीं लाए। नेचुरल लॉ तो आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, यानी कि आप सिर्फ मैन मेड लॉस के ऊपर हैं, पर आप नेचुरल जस्टिस के ऊपर तो है ही नहीं, नेचुरल लॉ तो आपके पास है ही नहीं। साथ में लोगों ने कहा कि जो लॉ है वो सोसाइटी के साथ में मिलजुल के रहता है, सोशल एक्सपेक्ट होता है लॉ का, यानी कि लॉ किसके ऊपर गवर्न करेगा, एक सोसाइटी के ऊपर ही तो गवर्न करेगा। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट हो सकता है जो आपने थ्योरी में दिया है, पर ये कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। साथ में जजमेंट लॉ उनको भी इग्नोर कर दिया गया, साथ में इन्होंने इग्नोर करा सोशल मॉरल एक्सपेक्ट्स को भी लॉ के, जो कि यहाँ पे हमने सोशल देख ही लिया, इन्होंने साथ में मॉरल एक्सपेक्ट्स को भी इग्नोर किया।
सो बेसिकली इसमें जो डिफरेंस था कैल्सन और ऑस्टिन का, वो यही वाला डिफरेंस था जो आप यहाँ पे समझ के लिख सकते हो। लास्ट वन इज हार्ट, HLA हार्ट बोलते हैं इसको, ब्रिटिश लीगल फिलोसोफर था, इसने बुक लिखी थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ 1961 में। ये क्या बोलता है हार्ट की, लॉ क्या है, लॉ है एक सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, मतलब कि काफ़ी सारे रूल्स लिखे गए, प्राइमरी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी मतलब कि जो सबसे एलिमेंट्री फेज पे बनाए गए थे, जो कि बाइंडिंग थे नेचर में, जो रूल्स राइट देते थे आपको अपने काम करने के लिए, ये आपको ऑब्लिगेशंस बताते हैं, आपके राइट्स बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको। पर बात ये है कि क्या पता ये रूल्स जो हैं हमारे काफ़ी अनसर्टेन हों, ये काफ़ी इनफेक्टिव हों, ये काफ़ी स्टैटिक हों, यानी काफ़ी रुके हुए हों। अनसर्टेन मतलब कि जिनकी क्लैरिटी नहीं है भाई कि कहना क्या चाहते हो, खुल के बोलो। इनफेक्टिव हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस पड़े हुए हैं, लेथार्जिक है। तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स के लिए सेकेंडरी रूल्स लाए गए। अगर आप स्टैटिक रूल्स हैं, कोई आपको पता लगा स्टैटिक है, तो उसको चेंज कर दो, रूल ऑफ चेंज कर दो। रूल ऑफ चेंज में क्या, उसको मॉडिफाई कर दो, उसको रिपेल कर दो, या उसको रिक्रिएट कर दो। अगर वो अनसर्टेन है, क्लैरिटी नहीं है, तो उसको ऑर्गेनाइज कर दो। उसको क्या करना है, कोर्ट को उसकी वैलिडिटी निकालने दो। सॉरी, ये बात कर रहा है रूल ऑफ रिकॉग्निशन की, मतलब कि जो अनसर्टेन है उसको रिकॉग्नाइज करो, वो वैलिड है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा इंटरप्रेट करो, उसको थोड़ा और समझो या समझाने की कोशिश करो। अगर वो इनइफेक्टिव है, कोई भी प्राइमरी लॉ अगर वो इनइफेक्टिव है, तो रूल ऑफ एडजुडिकेशन, जिसमें बात करता है स्ट्रक्चर जो उसको रिजॉल्व कर सके, कोई कोर्ट, कोई जज, कोई जुरिस्डिक्शन, उसकी ऊपर नीचे कर कर देखो, जो उसको अफेक्टिव बना सके किसी भी इंटरप्रिटेशन के थ्रू, किसी भी जुरिस्डिक्शन के थ्रू। और ये सब आप कैसे कर सकते हो एक देश के अंदर। अगर हम अपने देश की बात करें तो पार्लियामेंट में पहले चीज़ें जाती हैं, फिर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है, फिर उसको क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि ये कहाँ पे कैसे फिट हो सकता है, क्या इसका नॉर्म रहेगा। सो मतलब कि बेसिकली क्या बात चल रही है, ये सेकेंडरी लॉज की बात क्या चल रही है, अमेंडमेंट्स की बात चल रही है यहाँ पे। ये सेकेंडरी लॉ बात करता है कि प्राइमरी रूल्स कैसे चेंज होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दीज आर दी सेकेंडरी रूल्स। सो आई होप यू गेट द सेट ऑफ रूल्स की बात क्या चल रही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वालों की। साथ में एक और चीज़ जो बात करता है यहाँ पे, सॉफ्ट पॉजिटिविज्म वर्सेस हार्ड पॉजिटिविज्म, यानी कि हमने बात करी ऑस्टिन की या फिर एनालिटिकल स्कूल की, कि वो है पॉजिटिव लॉ यानी कि मैन मेड लॉ, जहाँ पे पूरी तरीके से मॉरल्स को हमने मरा हुआ मान लिया है कि है ही नहीं मॉरल्स तो बेस बना ही नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए। पर ये जो हार्ट है हमारा, ये बोलता है हार्ट के पास ना एक सॉफ्ट हार्ट है। समझने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा ट्रिक्स के साथ में, हार्ट के पास ना एक सॉफ्ट हार्ट है, तो इसके पास है एक सॉफ्ट पॉजिटिविज्म का एक छोटा सा प्रिंसिपल, जहाँ पे ये लॉ के साथ साथ मॉरल प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड करने की बातें कर रहा है, जो अब तक सबने मना कर दिया था कि मॉरल प्रिंसिपल्स है ही नहीं, क्रिटिसाइज किया सबने, पर इसने उसको इनकलकेट कर लिया अपनी पॉलिसी के अंदर। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्टिस एंड इक्वालिटी, थोड़ा बहुत मॉरल है वहाँ पे, इक्वालिटी जस्टिस, यानी कि फ्री लीगल एड वाले सेक्टर जब आ जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़े मॉरल प्रिंसिपल्स भी ले आते हैं कि चलो ठीक है भाई वेलफेयर कर लो, थोड़ा सा मॉरल इनको भी ले आओ, चलो ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे। जस्टिस भी 3 तरीके की हमारे पास, इक्वालिटी भी 3 तरीके की हमारे पास, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सो ये क्या है, ये मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ साथ लॉ का इंटेलिजेंस ही तो है। इस बात पे फोकस करा हार्ट ने। अब इसकी क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं हम, क्योंकि क्रिटिसिज्म हर किसी की मौजूद है यहाँ पे। सबसे पहला कि यार बंदे ने आइडिया सही दिए, पर आइडिया में ना बहुत ज़्यादा वेगनेस थी। रिकॉग्निशन ऑफ लॉज जो था ना वो काफ़ी वेग टाइप में था, कि वो बड़ा अनक्लियर सा था कि पहले वो प्राइमरी लॉ हैं, फिर वो सेकेंडरी लॉ बनेंगे चेंज होने के बाद में। सो वो क्या है, वो बड़ा वेग था। साथ में सेपरेशन ऑफ मोरालिटी जो ये बोल रहा था सॉफ्ट पॉजिटिविज्म के बारे में, वो भी बड़ी अनरियलिस्टिक लगती थी लोगों को उस टाइम पे। तो लोगों ने इसको ऐसे क्रिटिसाइज किया कि जो आप सेपरेशन कर रहे हो मोरालिटी एंड लॉ का, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, या जो आप टच लाना चाह रहे हो शायद से वो क्लियर नहीं है।
जो कि बात सही भी थी, जो उस टाइम पे बहुत एलिमेंट्री फेज पे था, तो इसलिए उसको क्रिटिसिज्म मिला इस चीज़ के लिए। साथ में इन्होंने ओवर एम्फेसिस किया रूल्स के ऊपर, यानी कि रूल्स पे रूल दागते गए कि अच्छा ये भी गलत, तो ठीक है इसको रीऑर्गेनाइज कर दो, ये भी गलत है, इनफेक्टिव है, ठीक है इसका जुरिस्डिक्शन चेंज कर दो। क्या इन्होंने रूल्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस कर दिया, एक साथ में अच्छे रूल्स नहीं बनाए, रूल के ऊपर बार बार चेंज करते रहो, अमेंडमेंट्स की बात करते रहे यहाँ पे। इस वजह से क्या हुआ, यह थ्योरी जो है वीक हुई। पर अगर देखा जाए तो ये एक बेस भी बनाती है कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी के लिए। पर ये क्योंकि इसके एलिमेंट्री फेजेस में थी और ये एनालिटिकल स्कूल की लास्ट थ्योरी थी, तो ना तो एनालिटिकल स्कूल की रही, ना ही किसी और स्कूल की रह पाई। सो इस वजह से ये भी कहीं ना कहीं थ्योरी दब गई हमारी। एंड कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि इस वाली थ्योरी से आज के ज़माने में हमने कुछ कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट पॉजिटिविज्म, जहाँ पे मोरालिटी एंड लॉ को दोनों को हमने इनकलकेट करके पढ़ना चालू किया है, पर हमने सारा जो है चीज़ें एज इट इज़ नहीं उठाई। फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट हाँ हमारे यहाँ होती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर केस मतलब हर लॉ को चेंज किया जाए, जो कि बहुत लंबे टाइम के बाद ही किया जाना चाहिए अगर उसमें बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी है, बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव है, या फिर उनकी जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं है। तो ऐसे मामलों में ये जो एक थ्योरी है, ये काफ़ी पॉजिटिव थ्योरी भी देखने को समझ में आती है, एक काफ़ी थ्योरी जो कि काफ़ी रियलिस्टिक भी लग सकती है एक नज़रिए से, पर बिकॉज बहुत एलिमेंट्री फेज पे थी इसलिए इसको अनरियलिस्टिक भी कहा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।